नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अब तक की क्लास में हमने विज्ञान पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, संदर्भ पत्रकारिता आदि के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में हम संसदीय पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट्री जर्नलिज्म कहा जाता है। तो लोकसभा और विधानसभा राजनीतिक गतिविधियों और अन्य समाचारों को प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं। विशेष रूप से जब संसद का अधिवेशन प्रारंभ होता है तो पूरा का पूरा पृष्ठ सदन की कार्यवाही की रिपोर्टों से भरा रहता है। तो जनता भी इन समाचारों में विशेष रुचि रखती है। वह सदन की कार्यवाही के बारे में अधिक से अधिक सूचनाएं जानने को उत्सुक रहती है। तो संसद के दोनों सदनों में देश तथा राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि जो गतिविधियां हैं, इनका खुलासा किया जाता है। तो समाज में क्या कुछ उचित हो रहा है, क्या अनुचित हो रहा है, सरकार किन मुद्दों पर कमजोर है, क्या क्या बदलाव लाने चाहिए कार्यप्रणालियों में, इन सभी बातों पर तर्क वितर्क होता है। तो इन समाचारों को समाचार पत्र आम जनता तक पहुंचाकर उनका पथ प्रदर्शन करते हैं। तो संसद की जो रिपोर्टिंग है वो करते समय पत्रकारों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। थोड़ी सी भी अगर भूल होती है तो उसको कठोर दंड मिलता है। तो पत्रकारों को इस संदर्भ में सबसे पहले संसद की कार्यवाही प्रकाशन संरक्षण अधिनियम 1956 उसको अच्छी तरह से पढ़ और समझ लेना चाहिए। उसके बाद संसद की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे रेडियो पत्रकारिता। तो रेडियो पत्रकारिता का भारत में इतिहास जो है 70 वर्ष पुराना है। स्वाधीनता से पहले सन 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा मुंबई और कोलकाता में 2 केंद्रों की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ? कलकत्ता और बम्बई। कब की गई? 1927 में। ये एक निजी कंपनी थी। सन 1930 में भारत सरकार ने प्रसारण कार्य को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग का नाम देकर उसे अपने अधिकार में ले लिया। 1 वर्ष बाद 9 अक्टूबर 1931 को बंद कर दिया गया उसे। फिर आकाशवाणी की फिर से शुरुआत 1936 में ऑल इंडिया नाम से की गई थी और तभी से ये लगातार कार्यरत है। तो आज भारत की 97% जनता आकाशवाणी सेवा से लाभान्वित हो रही है। तो आकाशवाणी की लोकप्रियता और प्रसार का अंदाजा इस बात से हम लगा सकते हैं कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इसके मात्र 6 केंद्र थे, जबकि 1997-98 में इसकी संख्या 150 के ऊपर है। तो आज ये देश का सबसे सशक्त और वृहद संचार माध्यम है। रेडियो कार्यक्रम आम जनता को शिक्षित करने के साथ ही स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। इस क्षेत्र में पत्रकारों का भविष्य हमेशा उज्जवल है। रेडियो पर विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, जैसे समाचार बुलेटिन, सामयिक समीक्षा, समाचार वाचन, समाचार दर्शन, व्याख्यात्मक सामग्री, ध्वनि संपादन, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्राविधिकी जानकारी, फिल्मी गाने, खेल कूद समाचार, युववाणी, प्रसिद्ध हस्तियों से वार्तालाप, साक्षात्कार, परिचर्चा, प्रतियोगिता, नाटक, लोकगीत, विज्ञापन सेवा, कृषि और गृह परिवार कल्याण आदि जो कार्यक्रम हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं टेलीविज़न पत्रकारिता। तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत जो है 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में प्रारंभ हुई थी। तो टेलीविज़न की शुरुआत का मुख्य जो उद्देश्य है वो था राष्ट्र को सामाजिक शिक्षा
प्रदान करना। तो 15 सितंबर 1959 से लेकर के 1976 तक ये आकाशवाणी का एक अंग माना जाता था, लेकिन अप्रैल 1976 को दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन महानिदेशालय की स्थापना कर दी गई थी। फिर सन 1982 में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत जो है उपग्रह के द्वारा की गई, जिसको हम इनसेट 1 कहते हैं। वर्तमान में दूरदर्शन देश के अधिक से अधिक भागों में उपलब्ध हो चुका है। देसी इनसेटों के द्वारा इसका प्रसारण देश के कोने कोने में किया जा रहा है। इस शताब्दी के अंतिम दशक में दूरदर्शन और सैटेलाइट प्रसारणों ने आम जनता को अपना लाभ देने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं बाकी रखी। तो आज इसे जादू का डिब्बा नाम दिया गया है। दृश्य और श्रव्य यानी सुनकर कर और देखकर दोनों होने के कारण जनता इसके पीछे भाग रही है। 24 घंटे नाटक, नौटंकी, सिनेमा, गपशप आदि जो है टीवी पर चलता रहता है। तो समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किसी घटना के बारे में जहां घटना की सूचना पढ़कर मिलती है, आकाशवाणी के द्वारा सुनकर घटना की सूचना मिलती है, वहीं दूरदर्शन पर अनपढ़ लोग किसी भी घटना की सूचना सुन लेते हैं और प्रत्यक्ष रूप से देख भी लेते हैं। तो सूचना की प्रामाणिकता दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित समाचारों की अत्यधिक होती है। टेलीविजन पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष तकनीकी का ज्ञान होना आवश्यक है और साथ ही कैमरा फेस करने की क्षमता भी उनमें होनी चाहिए। तो लेखन के साथ ही इसमें शब्द ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, दृश्य ध्वनि और फिल्म टेक्निक का ज्ञान आवश्यक होता है। तो बनाव, श्रृंगार, कपड़े पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है टीवी के पत्रकारों को, और पत्रकारिता जगत में इसका सुनहरा भविष्य देखा गया है। उसके बाद हम देखेंगे फिल्म पत्रकारिता। फिल्मों से हमारा समाज पूरी तरह से प्रभावित है। फिल्मों का प्रभाव आज समाज में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर पड़ा है। तो खान पान, रहन सहन, बातचीत करने का तरीका लोग फिल्मों से ही ग्रहण कर रहे हैं। तो कौन सा फैशन नया है, कौन सा पुराना है, इसका निर्धारण फिल्मों के आधार पर किया जाता है। तो फिल्मों का प्रभाव इस शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। आज हर कोई अभिनेता, अभिनेत्री बनने को लालायित रहता है। अभिनेता या अभिनेत्री क्या खाते पीते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, किसका किससे विवाह हुआ आदि सब जो बातें हैं, उनके जीवन से संबंधित खबरों बातों में आम जनता को सबसे ज़्यादा रुचि होती है। हालांकि हमारे देश में फिल्म पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना तो नहीं है। सन 1931 में एक फिल्म आई थी, आलम आरा। वो फिल्म आम जनता तेजी के साथ उस फिल्म से इतनी प्रभावित हुई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए सन 1932 में दिल्ली से रंगभूमि साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन श्री लेखराम ने किया था। पत्रिका का नाम था रंगभूमि और इसके प्रकाशक थे लेखराम। 1932 से लेकर आज तक फिल्मी पत्र पत्रिकाओं की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। सबसे अधिक फिल्मी पत्रिकाएं दिल्ली से, फिर मुंबई से और कलकत्ता से प्रकाशित होती हैं। तो फिल्मी पत्र पत्रिकाओं की लोकप्रियता का कारण जनमानस का रुझान इसमें बहुत अधिक है। आज 75 से अधिक फिल्मी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। दैनिक समाचार पत्रों में सप्ताह में दिन निश्चित कर दिए गए हैं, जब विस्तृत रूप से फिल्म समीक्षा, नए फिल्मों की जानकारी, शूटिंग रिपोर्ट, मुहूर्त आदि का जो है समाचार दिया जाता है। और पाठकों की मात्रा अधिक होने के कारण और व्यावसायिक दृष्टि से एक सफल पत्रिका ये मानी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे
बाल पत्रकारिता। तो बच्चे जो होते हैं राष्ट्र का भविष्य होते हैं। जिस देश के बच्चे खुशहाल होंगे उस देश का भविष्य उज्जवल होगा। कल उन्हें ही देश की सेवा का दायित्व संभालना है। इस तथ्य से सब परिचित ही हैं। तो बच्चों का स्वास्थ्य और समुचित विकास, उसके लिए जहां परिवार, समाज, राष्ट्र इनको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, वहीं पत्रकारिता का भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि बच्चों के संतुलित विकास में योगदान दें। क्यों? क्योंकि बच्चों का मन जो है बहुत कोमल होता है, तो उन्हें जिस प्रकार ढाला जाएगा वे ढल जाएंगे। यदि बचपन से देश प्रेम, सत्य, अहिंसा, मान सम्मान और कठिन परिश्रम करना, आत्मनिर्भरता, ऐसे संस्कार उनके अंदर डाले जाएं तो वह निश्चय ही बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो बच्चों की बुद्धि भी तेज होती है। किसी बात को समझा दिया जाए उन्हें जल्दी याद हो जाता है। वे वयस्कों की अपेक्षा अधिक चाह से दुनिया के हर तथ्य के बारे में जानने के लिए वो उत्सुक रहते हैं। उनकी इन जिज्ञासाओं को जानने के लिए आज अनेकों पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, जिनमें रंग बिरंगे फूल पत्तियां, कार्टूनों से सजी धजी मनोरंजक कविताएं, चुटकुले, रिपोर्टाज, ये सब शामिल हैं। तो इन पत्र पत्रिकाओं की जो भाषा होती है बहुत सहज और सरल होती है। तो बाल पत्रिका के संपादक को हमेशा इन बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पत्रिका में ऐसा कलेवर हो जो रोचकतापूर्ण हो। तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगी कि फरवरी 1997 में वाराणसी से एक काशी चिल्ड्रन टाइम्स ये एक मासिक पत्र हिंदी में प्रकाशित हो रहा है। तो इस पत्र के संपादकीय जो टीम है उन्होंने पत्र के संपादन में बहुत सावधानी बरती है। तो इन बाल पत्रिकाओं में प्रमुख हैं बाल सखा, पराग, चंदा मामा, नंदन किशोर, चुन्नू मुन्नू, गुड़िया, बाल भारतीय, शिशु, बालक, सरस सलील, इन सब नामों से निकल रही है। तो इन पत्रिकाओं को जब छापा जाता है तो उसमें इनके लिए ज्ञानवर्धक लेख होते हैं, कविताएं होती है, कहानियां होती है, उन सबको प्रमुख रूप से इसमें छापा जाता है। और ये मासिक और पाक्षिक दोनों होती है। और वर्तमान में साप्ताहिक परिशिष्ट के अंतर्गत देश के सभी समाचार पत्रों में बच्चों के लिए स्तंभ निर्धारित होते हैं, जिसमें बच्चों के लिए स्वस्थ ज्ञानवर्धक सामग्री प्रकाशित की जाती है। और देखा जाए तो बाल पत्रकारिता जो है एक प्रकार से सृजनात्मक पत्रकारिता है, जो बच्चों के हृदय में कोमल भावनाओं को जागृत करती है, देश प्रेम का बीज उसमें वो लगाती है और उनको शिक्षित करती है और उनका मनोरंजन करती है। अब आगे जो पत्रकारिता है वो है फोटो पत्रकारिता। तो फोटो पत्रकारिता के विषय में आइजनहावर ने कहा था कि सब राष्ट्रों की जनता के बीच मेल मिलाप उत्पन्न करने में फोटो पत्रकार की बहुत बड़ी देन होती है। दुनिया की समस्त भाषाओं में फोटो समाचारों की भाषा सबसे ज़्यादा सरल होती है। आज के युग में जबकि अगणित मनुष्यों पर अत्याचार हो रहे हैं तथा कई देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो रही है, चित्र व्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हैं, क्योंकि चित्र सच्चाई को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं। तो किसी भी समाचार के साथ चित्र प्रस्तुत करना आज के युग की मांग है। तो चित्रों की प्रस्तुति से जो घटना होती है उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो जो फोटो पत्रकार होते हैं वो समाचार से संबंधित फोटो, जैसे कोई गोष्ठी होती है और वैज्ञानिक उपकरण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझौते, बैठक, समारोह, वैज्ञानिक उपकरणों, आविष्कारों,
पशु पक्षियों, ऐतिहासिक भवनों, प्राकृतिक दृश्यों, फैशन शो आदि के चित्र लेकर के उसे समाचार के साथ प्रकाशित करते हैं। और फोटो पत्रकार के लिए जहाँ उचित अवसर देख करके फोटो लेने में कुशल होना आवश्यक है, उसी तरह उसे चित्रों की प्रिंटिंग, एनालाइजिंग, फोटो फिनिशिंग और रासायनिक क्रिया का ज्ञान होना उनको जरूरी होता है। तो फोटो पत्रकारिता में चित्रों के साथ प्रभावशाली शीर्षक कुछ शब्दों या एक दो वाक्यों में प्रस्तुत करना पड़ता है। इसका ज्ञान भी फोटो पत्रकार को होना चाहिए। तो एक चीनी लोकोक्ति है कि 10,000 शब्दों वाले विस्तृत विवरणों की अपेक्षा एक आकर्षक और प्रभावशाली चित्र अधिक उपयुक्त होता है, जो कि हमेशा सही है। तो उसके बाद है सर्वोदय पत्रिका। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सर्वोदय पत्रकारिता। सर्वोदय यानी सभी का उदय हो, सभी का भला हो। तो सर्वोदय पत्रकारिता जो है, इसकी शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी और विनोबा भावे। तो पत्रकार एक अच्छा समाज सेवक होता है। वो अपनी कलम के माध्यम से निर्भय होकर के समाज की सेवा करता है। पत्रकार को सेवा करने के लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो ज़्यादातर शब्दों के द्वारा ही अपना जो कार्य है कुशलतापूर्वक कर लेता है। उसे मानव जाति के प्रति जागृत और स्नेहशील होना पड़ता है। जाति पाति भेदभाव इन सभी से हट करके पूरे विश्व के बारे में उसको सोचना पड़ता है। तो वास्तव में शब्दों के महत्व को नहीं जुटला सकते। शब्दों के सदुपयोग से यदि समाज सेवा, चरित्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम का बीजवपन किया जा सकता है, तो शब्दों के दुरुपयोग से देश, समाज और व्यक्ति का विनाश भी संभव है। तो इस संदर्भ में एक रचनाकार ने एक अभिव्यक्ति दी है कि शब्द का सही उपयोग योग है और कल्याणकारी है योग की तरह। शब्द का गलत उपयोग भोग है और विनाशकारी है भोग की तरह। तो सर्वोदय पत्रकार अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निर्भय होकर लेखनी का प्रयोग करता है। इसके लिए चाहे उसको व्यक्ति, समाज, किसी से भी संघर्ष करना पड़े, वो पीछे नहीं हटता है। तो इनमें जो सर्वोदय पत्रकारिता है, इसमें कुछ पत्रिकाएं हैं जो जैसे गांधी जी के द्वारा संपादित थी इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन तथा यंग इंडिया, इनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है। और अन्य जो पत्रिकाएं हैं उनमें वर्धा जो महाराष्ट्र में है, वहाँ से प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका है एक महिला श्रम, खादी जगत, कस्तूरबा दर्शन, जीवनी साहित्य, ग्रामराज, हरिजन सेवा, गांधी मार्ग, सर्वोदय, राष्ट्र भारती आदि का विशेष रूप से योगदान है। तो इन पत्र पत्रिकाओं ने देश प्रेम, सामाजिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है और योगदान दिया है। उसके बाद हम देखते हैं धार्मिक, आध्यात्मिक पत्रकारिता। तो भारत ऋषि मुनियों और दार्शनिकों का देश है। भारतीय संस्कृति और समाज में धर्म को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। तो धर्म की रक्षा के लिए यहाँ के लोग प्राण न्यौछावर करने के लिए आगे रहते हैं। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले वो भगवान का नाम लेना और स्नान आदि करके और रात की सोने के समय ईश्वर का ध्यान रखना, ये सब उनके जीवन का अभिन्न अंग होता है। तो हमारे देश में आए दिन महायज्ञ, अनुष्ठान, सत्संग, प्रवचन, कथा, रामायण, गीता पाठ जैसे धार्मिक कार्य होते रहते हैं और आम जनता की जिसमें अच्छी खासी भीड़ भी जमा होती है। तो भारतीय संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अंग को भला पत्रकारिता से कैसे अलग कर सकते हैं? तो पत्रकारिता के विविध रूपों में धार्मिक, आध्यात्मिक पत्रकारिता का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, जिसका क्या नाम था, उदंड मार्तंड, उसमें प्रकाशित संसार पर वैदिक धर्म का प्रभाव जैसे लेख इस कथन को प्रमाणित कर देते हैं कि हमारे देश में धर्म और संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी है। सभी पत्रों में समय समय पर धर्म संबंधी लेख आदि प्रकाशित होते रहते हैं। जैसे प्राचीन पत्र जो है उनमें है भारत मित्र, उचित वक्ता, मतवाला, धर्म प्रचारक,
ब्राह्मण, सर्वस्व कल्याण, सनातन धर्म आदि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। तो वर्तमान समय में हरिद्वार, प्रयाग, काशी जैसे धार्मिक नगरों से कई धार्मिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी है। सन 1926 में मुंबई और कुछ समय के बाद में गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण का धार्मिक पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है। देश के सभी दैनिक और साप्ताहिक मासिक पत्रों में धार्मिक स्तंभ निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आध्यात्म और धर्म संबंधी लेख आदि को प्रकाशित किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने टेलीविजन